नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से पर्दे के पीछे की कहानियों के इस खास एपिसोड में जो आधारित हैं कानाफूसी और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में पुलिस का काम खाली मुलजिम पकड़ना, चोर पकड़ना, क्राइम कंट्रोल करना ही नहीं है। इन सब के इतर पुलिस का एक काम और है, चुनाव जितवाना और हरवाने का भी। अगर आपके इलाके में कोई बड़ा चुनाव है, जिला पंचायत का अध्यक्ष का हो जाए, प्रमुख का हो जाए, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, और उसमें सत्ताधारी दल हार गया तो फिर वहाँ पुलिस की खैर नहीं है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस में 22 आईपीएस अफसरों के तबादले की एक सूची आई। उस सूची में करीब 11 जिलों के एसपी बदले गए हैं। सूची सामान्य तौर पे आती है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लेकिन इस सूची में एक बात है जिस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। वो ये है कि खतौली मुजफ्फरनगर में वहाँ बीजेपी चुनाव हार गई। इसी तरह से मैनपुरी का जो लोकसभा का उपचुनाव था वो बीजेपी हार गई, उसमें इटावा का भी जिला लगता है। इन तीनों जिलों के एसपी को अपना पद गंवाना पड़ा। बहुत सारे एसपी अच्छा भी काम करते हैं, उसके बावजूद चुनावी हार की वजह से उनको पद छोड़ना पड़ता है। तो ये खतौली और मैनपुरी की हार के जो गाज थी वो मुजफ्फरनगर और इटावा, मैनपुरी यहाँ के एसपी एसएसपी पर गिर गई और इनको हटा दिया गया। जब भी कोई बड़ी रैली होती है, सत्ताधारी दल की होती है, तब भी पुलिस का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एसपी थानेदारों को ये निर्देश देता है कि अपने अपने थाना क्षेत्र के प्रधानों को बुलाओ और ट्रैक्टर ट्राली का इंतजाम करो और वहाँ से भीड़ लेकर रैली में पहुँचाओ। अब प्रधान जी हर ट्रैक्टर को 2-2 हज़ार रुपया देते हैं, डीजल भराओ भैया, किसी तरह रैली में पहुंचना, मन हो चाहे ना हो। तो मुजफ्फरनगर के एसएसपी विनीत जायसवाल, मैनपुरी के एसपी कमलेश दीक्षित और इटावा के एसपी जयप्रकाश सिंह, चुनावी हार की वजह से इन तीनों पर सरकार ने गाज गिराई है और इन तीनों को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। एक और नाम इस तबादला सूची में आया है जो पिछली योगी की सरकार थी, उसमें वो एक प्रकरण में बहुत चर्चा में थे, गणेश प्रसाद साहा। गणेश प्रसाद साहा नोएडा में डीसीपी थे कमिश्नरेट में। उनको सरकार ने कई सालों बाद लखीमपुर खीरी जैसे बड़े जिले का एसपी बना के भेजा है। साहा सहित 5 आईपीएस अफसरों पर घूस देकर पोस्टिंग लेने के आरोप लगे थे, जिसमें कहा गया था कि 40 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक घूस चलती है जिलों में पोस्टिंग के लिए। उसमें 5 नाम आए थे, एक नाम उसमें गणेश प्रसाद साहा का भी था। हालांकि जांच चली सालों और उसके बाद इन सारे अफसरों को उसमें अधिकांश को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन जब एक बार दाग लग जाता है तो उसकी चर्चा तो होगी। तो गणेश प्रसाद साहा मेन स्ट्रीम में लौटे हैं और उनको लखीमपुर खीरी का नया एसपी बनाया गया है। इस तबादला सूची में अगर आप नज़र डालेंगे तो ये पाएंगे कि स्टेट कैडर यानी प्रमोटेड आईपीएस अफसर जो हैं उनके पास 4 जिले थे, उन चारों को हटाने के बाद 2 ही जिले उनके पास मिल पाए हैं। 4 प्रमोटेड आईपीएस अफसर हटे हैं तबादला सूची में, उनकी जगह 2 को भेजा गया है, जिसमें जयप्रकाश सिंह और मैनपुरी यानी कि इटावा और मैनपुरी में नए एसपी गए, स्टेट कैडर के गए हैं। बलरामपुर में राजेश सक्सेना थे, वो हटा दिए गए। श्रावस्ती में अरविंद मौर्य थे, मैनपुरी में कमलेश दीक्षित थे, इटावा में जयप्रकाश सिंह थे। इनको हटाया गया तो इटावा संजय कुमार स्टेट कैडर के अफसर हैं और मैनपुरी में विनोद कुमार जो हाल ही में आईपीएस बने हैं, वो अभी तक पीएससी में थे, उनको नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। तो स्टेट कैडर का भी इस सूची में और जो प्रतिशत था और जो स्टेक था वो कम हो गया, घट गया। वैसे भी स्टेट कैडर को प्राथमिकता कम मिलती है जिलों के कप्तानी के मामले में, लेकिन इधर सरकार ने कुछ बैलेंस करने की कोशिश की थी। फिलहाल ये एक आकलन है, ये चीज़ें चलती रहती हैं,
सरकार अपने हिसाब से परिवर्तन लाती रहती है। लोगों के देखने का नज़रिया अलग अलग है, कोई स्टेट कैडर को देखता है, कोई दागी को देखता है, और सरकार की नज़र में हर अफसर अच्छे हैं और वो यही कह के उनको तैनात भी करती है कि भाई जब कभी रहा होगा दाग, अब तो दाग धुल चुके हैं और अफसर अच्छा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जिनकी गिनती मलाईदार विभागों में होती है, और अफसर जो यहाँ इन विभागों में तैनात हैं या जो इम्पोर्टेंट जगहों पर इनमें जाते हैं, वो कहा जाता है भाई मलाई काटने पहुँच गए। अब पीडब्ल्यूडी जो महकमा है उत्तर प्रदेश में, वो तो मलाई से आगे भी जाना जाता है। आप उसको रसमलाई भी कह लीजिए, छेना की खीर भी कह लीजिए। जो अफसर यहाँ हैं उनकी 10 उंगलियाँ घी में हैं। आज बात पीडब्ल्यूडी में हुए एक और भ्रष्टाचार की है, और भ्रष्टाचार ये इसलिए ध्यान में आता है क्योंकि ये मुख्यमंत्री की बड़ी प्राथमिकता रही है। इस पर शीर्ष प्राथमिकता वाला ये काम था। सरकार ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, और इस गड्ढा मुक्ति अभियान को अब सरकारी अफसरों ने सरकार के खजाने की सफाई का अभियान बना डाला। बड़ी हैरत होती है, इस पर कितना गड्ढा मुक्त हुई सड़कें, ये जो लोग चल रहे हैं आप लोग सब महसूस करते होंगे। लेकिन इन गड्ढों को भरने के लिए सरकार ने हर जिले में जो अभियान चलाया, उसमें आजमगढ़ भी एक जिला है जहां पीडब्ल्यूडी महकमे में एक बहुत बड़ा घोटाला गड्ढा मुक्ति के नाम पर हुआ है, और अभी तक घोटाले पर लोग मिट्टी डाले हुए हैं कि ये उजागर ना हो। लेकिन आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज ने ये एक चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि जिले की 104 सड़कों पर गड्ढा मुक्ति का कोई काम नहीं हुआ और उनका पैसा निकाल लिया गया। ये घोटाला है, मतलब 104 सड़कें हैं, और ये बाकायदा जो ब्लॉक है उनके वीडियो से ब्लॉक वार सत्यापन कराया गया है। ये 22 ब्लॉकों में आजमगढ़ जिले के ये पाया गया कि वहाँ पर 104 सड़कें ऐसी हैं जिन पर कोई काम नहीं हुआ, और कागज़ में ये दिखाया गया कि काम हुआ और उनका पैसा पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने खा लिया है। अब डीएम चिट्ठी लिख रहे हैं एससी को कि इन पर दोषियों पर कार्रवाई करिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप देखिए कि गड्ढा मुक्ति के नाम पर किस तरह से मजाक हुआ, सड़कों का पैसा निकाल कर खाया गया। ये एक वानगी है, ये एक डीएम ने अपने स्तर से भौतिक सत्यापन कराकर मामला पकड़ लिया। ऐसे तमाम सारे वीडियोस आपके सामने आए जहां गड्ढा मुक्ति के नाम पर सड़कों को लोगों ने हाथ से खोद दिया, जहां सड़कों पर खाली लेपन करा दिया गया, जहां कोई काम नहीं हुआ कागज़ में दिखा दिया गया हाँ वहाँ गड्ढा मुक्ति अभियान चला है। तो साफ है कि इंजीनियर गड्ढा मुक्ति की झूठी रिपोर्ट लगाकर शासन को भेज रहे हैं और पैसे का भुगतान खुद कर ले रहे हैं। ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जिले जिले में हो रहा है। 104 सड़कें जिनका भुगतान ले लिया गया और गड्ढा मुक्ति नहीं की गई, उनमें आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई सड़क 1 से 15 किलोमीटर, 1 से 12 किलोमीटर, 1 से 10 किलोमीटर, इस तरह की 20-20 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। और इतनी हिम्मत और साहस बेधड़क दिन दहाड़े पीडब्ल्यू के इंजीनियरों ने घोटाले को अंजाम दिया और कागज़ में भी लिखा कि हमने सड़क बना दी है। अब देखिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई कब होगी। लेकिन आजमगढ़ की घटना ये सवाल खड़ा करती है कि उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी महकमे के जो मंत्री हैं जितिन प्रसाद, इनका विभाग भ्रष्टाचार को लेकर क्यों चर्चा में रहता है, और इनके जो प्रमुख सचिव हैं वो भी उसी तरह के हैं, नरेंद्र भूषण। इन दोनों की जोड़ी जब से आई है इस विभाग में, तब से कभी मंत्री का निजी सचिव ट्रांसफर में पैसे खाते पकड़ गया, उसके खिलाफ विजिलेंस जांच चल रही है, कभी तबादलों को भ्रष्टाचार का हल्ला मचा। अब गड्ढा मुक्ति के नाम पर इन लोगों ने पूरा माल पी लिया। तो आप उम्मीद क्या करेंगे कि जिस महकमे पर सबसे ज़्यादा सरकार की साख बनाने की जिम्मेदारी है, अगर आप पुलिस को छोड़ दीजिए तो सड़क, बिजली, पानी, यही तो जनता चाहती है, और सड़क को ये लोग खा जा रहे हैं गड्ढा के नाम पर, भरने के नाम पर। तो जितिन प्रसाद का विभाग तो भ्रष्टाचार में कदम कदम पर डूबा है, और मंत्री जी सफ़ेद कॉलर ऊंची किए घूमते हैं। उनकी विभाग पर पता नहीं कोई पकड़ है कि नहीं है। विभागीय प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण भी अपने आप को दिखाते बहुत ईमानदार हैं। अब उनकी ईमानदारी का नतीजा उनके इंजीनियर इस तरह से दे रहे हैं। ये सरकार देखे
कि कैसे इंजीनियर और मलाईदार महकमों के अफसर सरकारी खजाने को लूटते हैं और फर्जी और झूठी रिपोर्ट लगाते हैं। बहरहाल ये सिलसिला कब रुकेगा? जब तक किसी को आप दंड नहीं देंगे तब तक लोगों में डर कैसे फैलेगा? अपने यहाँ कहा जाता है कि भाई अगर अभी नहीं मिला तो इस बात को लेकर अगर आप निश्चिंत हो जाएं कि 1 साल बाद कोई चीज़ मिल जाएगी, तब भी आदमी दिन काट लेता है कि चलो आज नहीं सही 1 साल बाद अपना नंबर आ सकता है। लेकिन जब आगे भी कोई संभावना न दिखे तो निराशा होना स्वाभाविक है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों अफसरों के बीच अपने भविष्य को लेकर एक चिंता और चर्चा ये दिखाई पड़ रही है। बात आज फिर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी की ब्यूरोक्रेसी की, जिस पर दुर्गा शंकर मिश्रा काबिज हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा का सेवा विस्तार उनके कैडर के दूसरे अफसरों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। पानी इसलिए कि उनको इस बात की अब आशंका हो चली है कि अभी दुर्गा शंकर मिश्रा 31 दिसंबर 2023 तक तो इस पद पर रहेंगे ही रहेंगे। 1 साल पहले मिला उनको एक्सटेंशन, 1 साल अब 2 साल का एक्सटेंशन हो गया और 2 साल जब ख़त्म होगा 31 दिसंबर 2023, तब उसके बाद चुनाव आ जाएगा लोकसभा का मई में, 5 महीना रहेगा। ऐसे में अगर चुनावी साल में भी उनको 6 महीने का सेवा विस्तार या 1 साल का मिल गया, तब ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? तब तो सारे पुराने लोग घर चले जाएंगे, उनका काम खत्म, वो कभी इस कुर्सी की ओर देखने की उम्मीद भी ना करें। अभी तो 87 और 88 बैच कलेजा पकड़े बैठा है कि हाय चला गया मामला खत्म। लेकिन अगर 23 के बाद भी दुर्गा शंकर को 6 महीना भी एक्सटेंशन मिला तो फिर आधा 1989 बैच भी निपट जाएगा, फिर उसकी भी उम्मीदें खत्म। अब आप देख लीजिए कि अभी जो स्थिति है इस साल की, अभी फरवरी में तो कई बड़े जा रहे हैं, आईआईडीसी और पुराने चीफ सेक्रेटरी सब चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद नवनीत सहगल जुलाई में, अगस्त में संजीव मित्तल, उसी समय आलोक कुमार जाएंगे, आजकल केंद्र में ऊर्जा सचिव हैं। उसके बाद उसी जून में प्रशांत त्रिवेदी, संजय भूस रेड्डी, फिर दिसंबर में रजनीश गुप्ता। यहाँ तक तो ठीक था मामला, ये चले जाएंगे। लेकिन अगर 6 महीना आगे बढ़ा दुर्गा शंकर मिश्रा का एक्सटेंशन, तो फिर अगले साल फरवरी में हेमंत राव, सुधीर गर्ग, ये दोनों रिटायर हो जाएंगे। एक 87 बैच है, एक 88 बैच। फिर मार्च में अमित मोहन प्रसाद और कल्पना अवस्थी का भी नंबर है, ये दोनों भी मार्च में चले जाएंगे। उसके बाद मई आ जाएगी, 5वां महीना, जिसमें महेश गुप्ता और अनीता सिंह, ये दोनों भी रिटायर हो जाएंगे। फिर जून आते आते राधा एस चौहान का रिटायरमेंट आ जाएगा, वो भी इस समय हालांकि दिल्ली में तैनात है। तो ये सब इतने बड़े बड़े नाम थे जो ये एक समय में मुख्य सचिव की कुर्सी जो थी उस पद के ये दावेदार थे। बहुत सारे अफसर ख्वाब भी रखते हैं कि हमें इस कुर्सी पर पहुंचने का मौका मिले, लेकिन वो ख्वाब दिल के दिल में ही रह गए। दिल के अरमा वो आंसुओं में बहे या अंदर अंदर बहे, किसी ने देखा नहीं। लेकिन एक सेवा विस्तार उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के सारे समीकरण को किस तरह से बिगाड़ रहा है और किस तरह से आशंकाएं और उसको समाप्त कर रही संभावनाओं को, ये सब चीज़ें आप इस खबर में देख सकते हैं। इसमें सच्चाई क्या होगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन हम एक आकलन आपके सामने रखते हैं। हम सिर्फ ये बातें लाते हैं कि जिन्हें आप बहुत बड़ा बड़ा अफसर मानते हैं, जो कभी सरकारें चलाते थे, वो दिन के जब फेर बदलते हैं तो वो कैसे कहाँ रह जाते हैं, अंधेरे में गुमनाम होकर चले जाते हैं। उनके जीवन में हम समझते हैं कि बड़ी लगदक है, बड़ी चमक है, बड़ी सारे लाव लश्कर है, सरकारी तंत्र हैं, एसीएस हैं, लेकिन उनके मन में जो दर्द रहता है वो उस कुर्सी का रहता है। उसको न पाने का कष्ट उनको जीवन भर सालता है। पावर सेंटर में अगली खबर भी यूपी की ब्यूरोक्रेसी से है। कानाफूसी पर है, गपशप पर है, लेकिन है बड़ी रोचक और मज़ेदार। ऐसा है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में आजकल एक और नई संभावना चल रही है और चर्चा भी उस पर काफ़ी है कि सरकार जो है सीएम कार्यालय में कुछ फेरबदल करना चाहती है, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहती है। अब ये परिवर्तन कैसे होगा? देखिए, पंचम तल जो रहता है वो हमेशा सुपर कैबिनेट की तरह होता है।
उसके चीफ सेक्रेटरी को ब्यूरोक्रेसी का हेड जरूर माना गया है, लेकिन पंचम तल मुख्यमंत्री के निकट होने के नाते वहाँ बैठा अफसर, उसका बड़ा एकाधिकार पूरी सरकार पर होता है और ये हर कोई जानने वाला ब्यूरोक्रेसी के अफसर इस बात को जानते हैं। अब पंचम तल में वर्तमान में एसपी गोयल का एकाधिकार है। इस बीच एक नई चर्चा आई कि वहाँ पर एक एसीएस या कोई प्रमुख सचिव रैंक का अफसर नया तैनात करने की चर्चा चल रही है। इसमें 2-3 नाम भी इस रेस में बता दिए गए कि ये हो सकते हैं। हम उन नामों को आपके सामने लाते हैं। पहला नाम आया 1989 बैच के देवेश चतुर्वेदी का। देवेश चतुर्वेदी इस समय उत्तर प्रदेश में नियुक्ति विभाग के एसीएस हैं और वो कृषि विभाग के भी एसीएस हैं। माना यह जाता है कि बड़े मेहनती हैं, सीधे साधे हैं, सज्जन हैं, ईमानदार हैं। इनको अगर पंचम तल में ले आया जाए तो अभी से तैयारी चलेगी। दूसरा नाम आता है 1990 बैच के नितिन रमेश गोकरण का कि नितिन रमेश गोकरण जो इस समय सेल्स टैक्स और आवास विभाग के प्रमुख सचिव हैं, इनको भी मुख्यमंत्री कार्यालय में लाने की चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में पहले से संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं और एक एसीएस हैं एसपी गोयल, शशि प्रकाश गोयल। अब वो उनके रहते ये लोग आ पाएंगे, ये चर्चा कैसे आ गई? चर्चा ऐसे आई कि एसपी गोयल 2024 के बाद उनकी नज़र 5वें तल से पहले तल पर है, जहां पर दुर्गा शंकर मिश्रा विराजमान हैं। लोग इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं कि इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है और इसीलिए पंचम तल में कुछ और नामों को इंट्रोड्यूस किया जाए कि वो भी तब तक 7-8 महीना काम कर लेंगे। हो सकता है कि 2024 में या 24 के आखिरी में गोयल साहब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव पद के दावेदार हो जाएं, क्योंकि ये बात साफ है कि अगर 1988 बैच में मनोज सिंह जो इस समय एपीसी हैं, आप उनको छोड़ दीजिए तो गोयल को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। हालांकि 87 बैच भी रहेगा 24 तक, महेश गुप्ता रहेंगे अप्रैल तक, लेकिन वो एसपी गोयल को रोक पाने में सक्षम नहीं है। तो लोक भवन का जो प्रथम तल है वो चीफ सेक्रेटरी का कार्यालय है और उस कुर्सी पर हर कोई बैठना चाहता है। तो पंचम तल से उतरकर अगर गोयल साहब पहले तल पर आना चाहें तो हसरत रखने में किसी कोई बुराई नहीं। और उनके पास भाई वो दिल्ली से भी उनका तंत्र मजबूत है और यूपी में भी वो मुख्यमंत्री के निकट हैं। गोयल इकलौते अफसर ऐसे हैं जो दिल्ली से भी आशीर्वाद ले आएंगे, जैसे मिश्रा जी को इस समय मिला हुआ है और यूपी का भी मैंडेट हो जाएगा, तो दोनों पर वो बैठ सकते हैं। अच्छा, उनकी नौकरी अभी 2027 तक है। हम खड़े हैं 2023 के शुरुआत में, 4 साल का लंबा टाइम है। अगर उनको 24 में ना मिला तो 25, 26, 27, 2.5 साल तब भी उनके पास रहेगा। तो ये बड़ा उनके साथ स्वाभाविक से समीकरण एक बन रहा है। और एक अच्छी बात उनके लिए ये भी दिखती है कि 1989 जो उनका बैच है उसमें उनके जो अधिकतर साथी हैं वो 2024 तक रिटायर भी हो जाएंगे। उसमें देवेश चतुर्वेदी भी 24 में उनका रिटायरमेंट है, मोनिका गर्ग हैं, मनोज कुमार सिंह हैं जो वन विभाग में हैं, वो भी चले जाएंगे, अनिल कुमार प्रथम हैं जो होमगार्ड में हैं, ये सब भी रिटायर हो जाएंगे। अकेले गोयल 89 बैच में बचेंगे जिनकी नौकरी लंबी चलेगी। कहा यह जा रहा है कि 15 फरवरी के बाद हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, पंचम तल में हो, मुख्यमंत्री कार्यालय में हो। तो 15 फरवरी ज़्यादा टाइम नहीं है, अब तो खिचड़ी बीत गई, नया शुभ दिन शुरू हो गया है, तो अब तमाम सारे चीज़ निर्णय डिसीजन होंगे। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर, इसलिए 13-14 तक सरकार बिजी रहेगी, कोई परिवर्तन करने की स्थिति नहीं बनती। 15 फरवरी के बाद 15 मार्च तक ये स्थितियां बाद में बन सकती हैं और इन पर जो मैंने आपको नाम बताए कुछ नाम आ सकते हैं और आगे चलकर एसपीजी साहब की जो संभावनाएं हैं वो उधर बन सकती हैं। बहरहाल पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते हम आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे जिसमें इस बात का संदेश है कि हम जो समझते हैं कि हमारे हिसाब से चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। बड़ी पार्टियों में सब ऊपर से फैसले होते हैं, नेता तमाम जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, उनसे बहुत चीज़ें पूछी भी नहीं जाती, उनके पक्ष में
उनके खिलाफ तमाम सारे निर्णय होते रहते हैं। तो सुनिएगा आज इसी पर कि जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है तो वो समंदरों के लहजे में ही बात करता है। आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। और जलना है कब्र पर कि जलना है वज़्म में, ये किसी भी चिराग से अब पूछा न जाएगा। नमस्कार।